सोने के अलावा केवल पढ़ना ही है अगर जिंदगी में कुछ करना है तो। ये कंपटीशन ऐसा है ना कि आपको है ना धक्के मार के लोग निकाल देंगे, कहीं कोई नौकरी नहीं है। और नौकरी उसी को मिलेगा ना जो इस छोटी उम्र से ही भाई एक्टिव रहो आप लोग। आगे का किसी ने नहीं देखा है, कोई नौकरी की बात नहीं है, जीवन में कुछ के लिए भी। अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है, मतलब आप 8 क्लास से पढ़ते हो, 8 क्लास की चीज आपको नहीं आती है, मतलब तो फिर एजुकेटेड नहीं है। डिग्री का क्या करना है? आप रीड कर लो कम से कम, बाद में चेक करें, मैं क्लास ले रहा हूँ। देख लो चेक। चैप्टर करें। तो मैंने कल आप लोग को बताया था कि इंडिया में दो तरफ से यूरोपियन को पता चला कि इंडिया का जो कॉटन है या इंडिया के जो सूती कपड़े हैं बहुत ही अच्छे होते हैं। एक तो पोर्तुगीज, कोई बच्चा बता सकता है कि पोर्तुगीज लोग, पुर्तगाल के लोग इंडिया के सूती कपड़े को क्या कहते थे? आप लोग बता सकते? बेटा कॉटन तो मैं कह रहा हूं ना, वो नहीं कहते। देखिए कैलिको, कालीकट आए थे तो कैलिको कहते थे। और इराक में कौन सा शहर था और उस शहर के लोग कॉटन को क्या कहते थे? इराक के शहर का नाम याद है जहां सबसे पहले यूरोपियन लोगों को क्या कहते, एक तरह से इनकाउंटर हुआ इससे, इंडियन कॉटन टेक्सटाइल से। इंग्लिश में इनकाउंटर ही कहते हैं, आदमी को गोली मारिए चाहे किसी का सामना हो। बताइए ना, नाम बताइए ना इनकाउंटर, इंग्लिश का हिंदी ट्रांसलेशन छोड़िए, शहर का नाम बताइए। मेरे पास है ना 10th क्लास का एक लड़का आता है, ये मानसी की क्लास में, बिट्टू। उसको बेशक अब क्या पढ़ता है क्या नहीं पढ़ता है आई डोंट नो, मानसी भी अच्छा जवाब देती है, लेकिन अधिकतर वहां भी एसएसटी कुछ भी होता है ना तो बच्चे कुछ जवाब नहीं दे पाते पढ़ाने के बाद। मोसूल शहर था, याद ही होगा आप लोगों को। देखेंगे यहाँ पे जो लिस्ट मैंने आपको दिखाई थी उसमें आपको पता ही है कि डिफरेंट डिफरेंट क्लोथ के नेम थे, कॉन्फ़िगरेशन था कि क्या क्या कितने कपड़े मंगाए गए ब्रिटेन में। 5,89,000 5,89,000 है ना रिम्स, मतलब कि जो रोल होते हैं, कपड़े इतने एक्सपोर्ट किए गए, यहां से भेजे गए। सो amongst the pieces ordered in bulk were printed cotton clothes called chintz, 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 corsages और खासा। तो यहाँ पर जितने भी प्रिंटेड कॉटन के कपड़े थे इंडिया में उसको चिंज कहा जाता था, और अगर आप इंडिया के लैंग्वेज में समझे तो उसको खासा कहा जाता है, KHASSA। एंड बंडाना, बंडाना आप लोग जानते हैं कपड़े के बारे में, बंडाना क्या होता है? आप लोग वैसे स्पोर्ट्स में तो कोई है भी नहीं आप लोग का, हम लोग साइकिलिंग भी करते थे ना तो बंडाना आपने देखा होगा। उसमें है ना जैसे कि एक सिलिंड्रिकल कपड़ा होता है पूरा खाली, ऊपर भी खाली नीचे भी खाली, गले में पहन लेते हैं बाइकिंग वोकिंग करने के लिए, ठीक है, उसको बंडाना कहते हैं। ये ब्राजील की देन है। ब्राजील में जैसे अमेज़न के फॉरेस्ट में जो काम करते हैं, क्या बता तो रहे बेटे, अब तुम आंसर बोल सुन तो लो। ब्राजील में अमेज़न चाहे जहां पर भी जाओ तो वहां पे ना बहुत सारा मैंने जंगल ज्यादा है तो इंसेक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं,
तो बंडाना मल्टीपर्पस होता है, आप उसको जैसे नाक पे भी लगा सकते हो, कान पे भी लगा सकते हो, तो पूरा अच्छी तरह से लॉक हो जाता है, और गले पर तो रहता ही है। सर्दियों में आपने भी देखा होगा, उस साइकिलिंग में क्या होता है, किसी चीज में आपने यहाँ लगा लिया और उसको ऐसे मोड़ करके ऊपर कर दोगे तो ये भी कवर और ये भी कवर, वो उनका ट्रेडमार्क है, उनका फेमस है ब्राजीलियन का। तो यहाँ पर ये बंडाना, आप उसको स्कार्फ भी समझ सकते हैं, सर पे लपेटे जाने वाला कपड़ा, वो बड़ा फेमस था इंडिया में। जो इस तरह का कपड़ा बनाया जाता था स्कार्फ टाइप का, वो वहां पे कॉटन का इंग्लैंड में बहुत ज्यादा फेमस था और उसकी डिमांड भी बहुत ज्यादा थी। फ्रॉम द 1680 there started a craze for printed Indian cotton textile in England and Europe, mainly for their exquisite floral designs। फूलों का जो डिजाइन होता था ना अलग अलग, आपको पता है हम लोग की घर में जैसे दादी हो गई, मम्मी या जो दीदी लोग होती हैं, तो जो कोई भी डिजाइन बनाती है या कढ़ाई बुनाई करने वाला काम, तो बड़ा सुंदर एक फ्लावर का डिजाइन ज्यादा लेकर के आते हैं। इंडिया में ऐसा ही कुछ इमेजिनेशन या कल्पना है। तो ये तरह की डिजाइन उन लोगों को बड़ा पसंद था, ब्रिटिशर को। वो चाहते थे प्रिंट वाले या डिजाइन वाले, जो भी भारत में सूती कपड़े बनते थे, मोस्टली स्कार्फ वहां की वुमेन्स में बहुत ही ज्यादा फेमस था, इंग्लैंड और एज वेल एज पूरे यूरोप में। ठीक है, अब मान लीजिए यहां पर अगर नाइक के शूज की, एडिडास के शूज की डिमांड है, तभी तो हर दुकान पे जाकर के शोरूम में मिल जाता है। डिमांड ही नहीं होगी तो नहीं मिलेगा। अब रीबॉक का डिमांड कम होता है, ठीक है ना, तो उसका कम होता है, लोग कम पहनते हैं उसको। तो जिसका डिमांड होगा सप्लाई तो होगी ही, व्यापारी तो वही सामान दुकान पे रखेगा ना जो बिकता हो। अब मान लीजिए कि कोई आदमी सोचता है कि हमको 100, अब तो 200 रुपए लीटर तेल हो गया है। अब मान लीजिए कि जी कितने रुपए लीटर है बेटा? 95 रुपए लीटर। किस दुनिया में बेटे? बेटे सरसों तेल की बात कर रहा हूँ। पेट्रोल पियेंगे थोड़ी यार, पागल। हाँ, ये दोनों पेट्रोल के चक्कर में चले गए। 200 रुपए लीटर खुले में कि अगर जाएंगे तो 200 रुपीज लीटर मान लीजिए सरसों का तेल, ठीक है, समझ रहे हैं बात आप हम लोग। अब यहाँ पर कंझावले में अगर आप देखिएगा तो जैतून का तेल जो ऑलिव ऑयल होता है, सब लोग उसमें तो पुड़िया नहीं तलेंगे। वो तो छोटे बालक को है ना मालिश के लिए खरीद के लाया, तो वही बहुत महंगा होता है। लेकिन जो फैंसी लोग होते हैं कि नहीं मेरे को हार्ट डिजीज हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, जरूरत ज्यादा पैसा होता है ना, तो सब कुछ करते हैं वो, तो ऑलिव ऑयल में खाना बनाते हैं। तो यहाँ पर दुकानों में ऑलिव ऑयल तो बहुत कम मिलेगा क्योंकि लेने वाले कम है। अधिकतर क्या मिलेगा? सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल मिलेगा, क्योंकि सब अधिकतर लोग जाएंगे घर में सब्जी बनेगी तो सरसों के तेल में बनेगी, सब लोग ऐसा ही करते हैं। तो वही बात थी। तो यूरोप के जितने भी व्यापारी चाहते थे कि इंडिया के मार्केट तक पहुंचो हमारी, और कॉटन के कपड़े वहां से लाए जाए, क्योंकि उसी में बहुत अधिक मार्जिन था बेच करके। ठीक है, fine texture and relative cheapness, rich people of England including the queen herself wore clothes of Indian fabric। जब वहां की रानी ही भारत के कपड़े पहनना चाहती थी, इंडियन कॉटन, तो आम आदमी क्या तो आप सोच ही सकते हैं। Similarly, the word bandana now refers to any brightly colored and printed scarf for the neck or head। बंडाना पहले ब्राजील से ही था, लेकिन गले में और क्या कहते हैं सर के ऊपर कोई भी चीज आप जो ओढ़ते हो, स्कार्फ तो आप लोग गर्ल्स जानते ही हैं, तो ये उसके लिए बंडाना वर्ड ही यूज किया जाता था। और बंडाना एक चीज याद रखिए, कभी भी है ना वो डार्क कलर का नहीं होता, लाइट कलर का, चमकीला, ब्राइटनेस ज्यादा होती है, ठीक है, ऐसा होता है। क्योंकि बेटा बंडाना मतलब आदमी जब सबसे पहले देखोगे ना, तो ये सबसे पहले तो फेस ही दिखता है ना, तो उस चमक के चलते उसकी, पहले जमाने में क्या होता, ज्यादा भड़कीले कपड़े जो चमकने वाले होते हैं वही कपड़े पहने जाते थे। उस जमाने में भी ऐसा ही मतलब कि ट्रेंड था, जो ज्यादा चमकता था, जो चमकता है वो दिखता है इस तरह से, तो इसलिए वो ज्यादा कलरफुल बनाया जाता है। अरे बंडाना तो अब तो दूसरे पर्पस के लिए है ना, अब स्कार्फ जैसा है, अब लोगों के फैशन के हिसाब से पहनते हैं। बंडाना तो अलग अलग कलर में आता है, वो तो अब कीड़े को क्या मतलब है, ठीक है ना, कीड़ा तो बेटा वो रोकने के लिए है, इंसेक्ट को, डस्ट को रोकने के लिए होता है बस बंडाना। चिंता मत करिए, और सर्दी गिरने दीजिए, 1-2 दिन में आप देख ही लेंगे बंडाना। Similarly, the word bandana now refers to any brightly colored, ये तो बता ही दिया मैंने, समझ में आया यहाँ तक आप लोगों को? ठीक है, आगे चलते हैं। बेटा कम से कम हिस्ट्री की बुक तो लेके ही आया करिए आप लोग।
बंडाना and refer to a variety of brightly colored cloth produced through a method of tying and dyeing. टाइंग मतलब कि जब कढ़ाई की जाती है तो अलग अलग रंगों के धागाओं को पिरो करके बुना जाता है ना, जो भी उनका कांटा होता है लड़कियों का या औरतों का। और यहाँ पर डाइंग में क्या होता है कि अलग अलग कलर को यूज करके वो प्रिंटेड कपड़े बनाए जाते थे। तो ये बंडाना दो तरह से बनता था, या तो कढ़ाई करके अलग अलग कलर के धागों का ही यूज किया जाए, और नहीं तो अलग अलग कलर के एक ही कपड़ा प्लेन हो, जैसे व्हाइट कलर का कपड़ा हो गया, उस पर अलग अलग कलर के प्रिंट होते थे जिससे बनता था। आपको पता है कपड़ों का जो प्रिंट होता है, जिसे ना अलग अलग करके प्रिंट वाले जो कपड़े दिखते हैं आपको, जैसे कोई जैसे लेडीज लोग सूट पहनती हैं या हम लोग भी शर्ट पहनते हैं प्रिंटेड, कभी ऐसा होता है। तो ये छाप होती है ना, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है अभी भी। और उस जमाने में तुम सोचो, आज से मतलब कि कम से कम सैकड़ों साल पहले कैसे इंडिया के लोग, गांव देहात के लोगों को कितनी टेक्नोलॉजी का पता। सोचिए कि फैक्ट्री तो थी नहीं, ये एक तरह के वेबर्स जो थे, ये हैंडलूम होता था, छोटे छोटे पैमाने पे अपने घर पे 10-15 लोग मिलके ऐसा काम करते। प्रिंटिंग में बेटा अभी तो स्लैब्स होते हैं, ठीक है ना, जैसे प्रिंटिंग के लिए कपड़ा उस पर रख दिया गया, और अब तो बहुत टेक्नोलॉजी है, मशीन आ गई है, अब तो स्लैब्स की भी जरूरत नहीं पड़ती। नहीं तो प्रिंटिंग के लिए पहले एक बोर्ड जैसा होता है और उस पर छाप होती है, और वही चीज उस पर उकेरी जाती है, उसको प्रेस किया जाता है, उस पर छप जाता है। अब तो उतना जरूरत नहीं। इंडियन टेक्सटाइल एंड यूरोपियन मार्केट देखते हैं। बाय द अर्ली 19th century, worried by the popularity of Indian textile, wool and silk makers in England began protesting against the import of Indian cotton textile. In 1720, the British government enacted a legislation banning the use of printed cotton textile chintz in England. Interestingly, this act was known as the Calico Act. अब ध्यान से सुनते जाइएगा, वहां क्या हुआ, अब सब लोग तो भारत पहुंच नहीं सकते कि भारत से यहाँ पर सूती कपड़े लेकर के इंग्लैंड के बाजारों में बेचे। तो वहां पर जो लोग भारत के सूती कपड़े नहीं ले जा सकते थे, दूसरे तरह के जो कपड़े अवेलेबल थे वो बेचते थे, तो वो व्यापारी तो भूखे मर गए, क्योंकि उन कपड़ों की डिमांड ही नहीं थी। बात समझ रहे हैं ना। तो जितने भी इंग्लैंड में जो बिजनेसमैन थे कॉटन टेक्सटाइल से जुड़े हुए, वस्त्र उद्योग से, तो उन्होंने कहा कि ये जो भारत से प्रिंटेड कपड़ा मंगाया जाता है, इससे तो हम लोग का धंधा ही चौपट हो गया। जिसके पास कपड़ा है उसका बिकता है, हम लोग का तो कुछ बिकता ही नहीं है, वो तो अधिक फायदे में है, और इससे धीरे धीरे हम लोग का तो मार्केट ही खत्म हो जाएगा। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास, सरकार के पास उन लोगों ने आंदोलन किया, प्रोटेस्ट किया, और वहां पे एक एक्ट बनाया गया, कानून बनाया गया, जिसको कि कैलिको एक्ट कहा जाता है। कि चिंट जी याद रखना, चिंट जो मैंने वर्ड बोला है खोपड़ी में डाल लीजिए, अब जैसे डालना है आपको। प्रिंटेड कपड़ा, इंडियन प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल, प्रिंटेड जो इसमें छाप पड़ी रहती है ना कॉटन के कपड़े पे, उसको चिंट जी कहा जाता था, ठीक है। तो चिंट कपड़े को बिल्कुल इंपोर्ट करना ही सरकार ने बंद करवा दिया, और ये एक्ट 1720 में बना था, इसका नाम था कैलिको एक्ट। बेशक ब्रिटिश गवर्नमेंट, पुर्तगाल वाले लोग कैलिको कहते थे इंडिया के कॉटन को, लेकिन ब्रिटिशर ने भी जो एक्ट बनाया उसको कैलिको एक्ट ही कहा, ठीक है। आगे देखते हैं। हाँ, कॉटन एक्चुअली क्या है ना कि यहाँ पे इंडिया का वो लोग भी कॉटन ही बोलते थे। मतलब कि मैं आपको बताऊं, कालीकट में सबसे पहले पोर्तुगीज है, जिसको कोच्चि आज के डेट में कहते हैं। तो उस कालीकट, केरला के कालीकट के जगह के नाम पर, क्योंकि वहीं से पहले उन इंटरेक्ट हुए भारत से, और वहीं से कॉटन का कपड़ा मिला, इसलिए उसको कैलिको कहा जाता है, कॉटन, ठीक है ना। अब पोर्तुगीज में कॉटन को क्या कहते हैं, कुछ कहते होंगे, ऐसा तो मुझे आइडिया नहीं इसका। At this time, textile industry had just begun to develop in England. Unable to compete with Indian textile, English producers wanted a secure market within the country by preventing the entry of Indian textile. The first to grow under government protection was the calico printing industry. Indian designs were now imitated and printed in England on white muslin or plain unbleached Indian cotton.
अब मैं आपको समझाता हूँ। उस समय जब 1720 की बात कर रहे हैं, कैलिको एक्ट जब आया था, तो उस समय अभी ब्रिटेन का कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री नया नया ही था, अभी डेवलप हो रहा था, डेवलप नहीं था अभी। तो एक तो अभी डेवलप भी नहीं हुआ, और ऊपर से कंपटीशन मिल गया उसको पूरे वर्ल्ड फेमस इंडियन कॉटन टेक्सटाइल से, ठीक है। तो वहां पे सरकार ने मदद की वहां के व्यापारियों को। इंडिया से अब क्या किया जाता था कि हाँ, जो भी रुई लाओ या कॉटन लाओ, क्योंकि अभी इंडिया को पता है ना कॉन्कर नहीं किया गया है, 1757 के बाद वहां से कोई सामान वान लेकर के आ पाए, जीत पाए, ठीक है ना। तो अभी क्या हुआ कि वहां से केवल व्हाइट कपड़े ही मंगाए जाते थे, अनब्लीच्ड, मतलब बिना ब्लीच के साफ किए, बस कॉटन कॉटन रॉ मंगाया जाता था। और यहाँ पे प्लेन कपड़ों के ऊपर ये कॉपी करते थे, जिस तरह इंडिया के जो क्या नाम था मैं ही भूल गया, चिंड, चिंड जो कपड़ा था प्रिंटेड वाला, छाप वाला, तो अब ये लोग खुद ही अपने प्रिंटिंग करके उस पर छाप करते थे, कपड़े को प्रिंटेड बनाते थे। इंग्लैंड में होता था, ना कि इंडिया से सीधे प्रिंटेड कपड़ा मंगाया जाता था। बात समझ में आ रही है आप लोग को? ठीक है। हाँ, इंडिया देखो इसमें क्या था ना, मैं आपको बताऊं, उस जमाने में इंडिया का जो पूरा शासन था वो मुगलों के अंडर में आता था, और जो व्यापार था वो व्यापारियों के पास था। तो मतलब एक पूरी की पूरी गवर्नमेंट को कोई फायदा नुकसान वाला तो चक्कर था नहीं बहुत। अच्छा क्वेश्चन है। वहां पे प्रिंटिंग प्रेस पहले ही बन चुका था, क्लास 10th में जाएंगे ना तो आपको पढ़ना है। तो उस प्रिंटिंग प्रेस के चलते ही, जैसे जर्मनी में सबसे पहले बना था, ठीक है ना, ये कपड़े की छपाई वाली नहीं, इस तरह की छपाई वाली। तो धीरे धीरे वहां पर मशीनरी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1600 में ही आ गया था वहां पे। मैं आपको समझा दूं थोड़ा। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति या उद्योगों का विकास 17th सेंचुरी में, 17th सेंचुरी मतलब 1600 से लेकर के 1699 तक, कितना तो समझ में आता होगा। 18th सेंचुरी बोलूंगा तो 1700 से लेके 1799 तक, पूरे 99 साल। जो सेंचुरी बोली जाती है उससे पहले वाला पूरा साल, 100 साल। तो अगर मैं 17th सेंचुरी बोल रहा हूं, तो 17th सेंचुरी में वहां पर ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया था, औद्योगिक क्रांति आ गई थी। तो वहां पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मतलब क्या? पहले तो ज्यादा से ज्यादा लोग उद्योगों में इन्वॉल्व होते थे, पहली बात। दूसरी बात ये कि अब आदमियों के बदले, लेबर्स के बदले ज्यादा से ज्यादा मशीनें काम करने लगी। ब्रिटेन में बस एक ही पर्पस था, ब्रिटेन में जितने भी मशीनों का आविष्कार हुआ, जो इन्वेंशन हुआ, उसमें सबसे अधिक कॉटन टेक्सटाइल, कपड़े के उद्योग में जो मदद करता है, उस तरह के मशीनों का आविष्कार किया गया। समझ रहे हैं बात को ना? तो इसलिए वहां पे ये प्रिंटिंग भी आ गई। ये दिया भी है बेटा, स्पिनिंग जेनी, आप बुक खोलेंगे तो आपको दिखेगा, ये देखिए। तो इंडिया के टेक्सटाइल से, कॉटन टेक्सटाइल से उनको कंपटीशन करना था, क्योंकि ब्रिटेन में एक ही चीज था कि भैया हमको करना है, इंडस्ट्री फैलाना है, हमको उद्योग लेकर के आना है, इनको और किसी चीज से कोई मतलब नहीं था। क्योंकि इसका रीजन भी आप ये भी सोच सकते हो कि इंडिया में आखिर उतना ज्यादा उद्योगों का विकास क्यों नहीं हुआ जितना ब्रिटेन में हो गया? क्योंकि इंडिया में जरूरत ही नहीं थी। इंडिया में हमारे पास इंडस्ट्री के साथ साथ एग्रो बेस्ड कंट्री थी, सब लोग खेती बाड़ी में लगे हुए थे, हम लोग जरूरत के लिए कॉटन के कपड़े बनाते थे। कुछ व्यापारी हुए जिनको फायदा होता, तो कुछ हद तक हम लोग व्यापार भी करते थे, लेकिन केवल व्यापार को ही हम लोगों ने अपना केवल काम नहीं बनाया। लेकिन ब्रिटेन में जी, इंग्लैंड का ना, मैं आपको बताऊं कि इंग्लैंड में जो लैंड है ना, वहां की जो जमीन है, खेती बाड़ी के लायक ही नहीं, ठीक है। वहां पर अब तो कुछ टेक्नोलॉजी आ गई है, नहीं तो उस जमाने में केवल कुछ ही 3 या 4 महीने का मौसम, जो बिल्कुल गर्मियों का मौसम होता था, बर्फ नहीं रहती थी, ठीक है, तब खेती हो सकती थी, क्योंकि आर्कटिक रीजन से पूरी ठंडी हवाएं आती थी, और मौसम ऐसा कीचड़ दलदल वाला था कि वहां पे केवल जानवर को पाल सकते थे, और नहीं तो केवल एक ही क्रॉप को ग्रो कर सकते थे, दूसरा कोई अनाज ही नहीं होता था, पोटैटो। वहां पे केवल आलू की खेती होती थी और किसी चीज की खेती नहीं होती थी। समझ रहे बात आप? इसलिए वो लोग ज्यादा बिजनेस में इन्वॉल्व। दूसरे क्रॉप्स को उगाने के लिए क्लाइमेटिकल कंडीशन अच्छी नहीं थी वहां पर, ठीक है। इसलिए पोटैटो को उगाने के लिए उतना ज्यादा क्लाइमेटिकल कंडीशन की जरूरत नहीं होती। जो गर्मियों का मौसम होता था ना, जब भी ब्रिटेन में गर्मियों का मौसम पूरे यूरोप में आता था, तो उस गर्मियों के 3-4 महीने, आपको पता है ना, आलू 3-4 महीने में हो जाता है, ये आप लोगों को शायद पता हो।
अब और ये किससे बोल रहा हूं मैं, आगरे से है ये, तो वहां बेटा पोटैटो की तो बहुत अच्छी खेती होती है, बहुत अच्छी खेती, मतलब आप सोच भी नहीं, वेराइटी है, चिप्स के लिए अलग आलू आता है, खाने के लिए अलग, में इस तरह सब्जी बनाने के लिए अलग अलग वेराइटीज ऑफ पोटैटो होता है। हम लोग तो दुकान जाते हैं, कोई भी आलू उठाया चिप्स काट दिया, है ना, पेप्सी वाला थोड़ी करेगा ऐसा। ये तो आप लोगों को पता होगा, लेज किसकी कंपनी है, पेप्सिको की है ना। उसने कॉपीराइट लगा दिया था इस पे, सॉरी कॉपीराइट कर रहा हूं मैं, क्या बोल रहा, पेटेंट कराया था उस पोटैटो को, कि इस पोटैटो को हमने डेवलप किया है। जो लेज चिप्स बनता है ना इंडिया में, तो यहाँ पे वो वैरायटी जो होती है आलू की, क्योंकि आप किसी भी पोटैटो का ना अगर चिप्स अगर निकालते हो बनाते हो तो व्हाइट, उतना व्हाइट कलर नहीं बनेगा उसका। तो उसने बोला कि, और वो सॉफ्ट भी नहीं होगा। आपने ना चिप्स खाया होगा, तो चिप्स खाने के समय ना जैसे आप बाइट करते हो तो एक सॉफ्टनेस आपको लगेगी, ठीक है, और कुछ कुछ चिप्स ऐसे होंगे ना जो एकदम अरे यार क्या दांत टूट गया, ऐसा, समझ रहे ना। तो ये जो कैटेगरी वेराइटी है, ये पेप्सिको ने कहा कि भाई हमने डेवलप किया है, तो इंडिया वालों ने कहा भाई तुमने डेवलप किया है मतलब तुमको पेटेंट दे दे, और कोई खेती नहीं करेगा, पेटेंट उनको नहीं मिला पेप्सिको वालों को। चलिए, पहाड़ी आलू बेटे पहाड़ के बिल्कुल भी नहीं होते, मैं पहले आपको ये बता दूं। ये अलवर अलवर वाला जो इलाका है ना, जो रेतीला इलाका थोड़ा है, मतलब थोड़ा डेजर्ट वाला, जहां गर्मी ज्यादा पड़ती है, तो बेटा अलवर भी पहाड़ी इलाका है। क्योंकि पहाड़ी इलाका मतलब हिमालय मत समझिएगा, शिमला मत समझिएगा। आइए, तुम्हें देख के ऐसा क्यों लग रहा है कि सर्दी आ गई? आ जाओ, खेलने जाना है। ठंड ज्यादा यार, मुझे भी, मैंने भी स्लीपिंग बैग मंगा लिया आज। अब बेटे स्लीपिंग बैग है तो सो के तो नहीं दिखा सकते ना, बैठ के दिखा सकते हैं। चलिए, स्पिनिंग जेनी। कंपटीशन विद इंडियन टेक्सटाइल आल्सो लेड टू सर्च फॉर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन in England. In 1764, the spinning jenny was invented by John Kay, which increased the productivity of the traditional spindles. The invention of the steam engine by Richard Arkwright in 1786 revolutionized cotton textile weaving. Cloth could now be woven in immense quantity and cheaply too. 2-3 इन्वेंशन हुई, याद रखिएगा। सबसे पहले जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन की खोज की थी। जेम्स वॉट, हम लोग जो पहले क्लास में थे ना, तब उनका आता था कि वो, उनकी मम्मी ने कोयले वाला चूल्हा जला रखा था, उस पे केतली रखी थी, उससे भाप निकल रहा था, तो उससे उनको कुछ ऐसा सोचने में आया, उन्होंने बनाया। और आपको मैं बता दूं, जो पूरे दुनिया में जो पहला इंजन था ना, वो स्टीम इंजन ही था। यूरोप में कोयले के खान हो गए या कहीं पर भी, या मान लीजिए कोई इंडस्ट्री में बड़ी बड़ी मशीनों को चलाने के लिए जो एनर्जी दी जाती थी, तो सबसे पहला इलेक्ट्रिसिटी इन सबों से भी पहले जो इंजन बना वो था स्टीम इंजन। लेकिन यहाँ पे कॉटन टेक्सटाइल के मामले में, मतलब कि कपड़े का कारखाना हो, इंग्लैंड की बात कर रहे हैं, तो कपड़े के कारखाने में मशीनों को चलाने के लिए, कॉटन के मशीनों को चलाने के लिए जो मशीन बनाई गई, इंजन बनाया गया, उसको स्टीम इंजन कहा गया। और उस इंजन का इन्वेंशन रिचर्ड ऑकराइट ने किया था। रिचर्ड ऑकराइट ने स्टीम इंजन बनाया था 1786 में। बिल्कुल याद नहीं रहेगा, फोकस ही मत करिए, जब तक आप इसको लिखेंगे नहीं आपको याद नहीं होगा, दिमाग पे जोर देने की जरूरत ही नहीं। आजा, उसके बाद एक चीज और याद रखेंगे आप, स्पिनिंग जेनी। स्पिनिंग जेनी भी एक मशीन थी, और इसका इन्वेंशन 1764 में किया गया था। और मैंने इसका जॉन के, 1764 जॉन के स्पिनिंग जेनी एक मशीन थी बेटे। स्पिनिंग मतलब पता है ना, चरखा जो होता है, महात्मा गांधी का चरखा, उसी का एक मशीन, उसी टाइप का मशीन था। लेकिन बेटे वहां महात्मा गांधी नहीं, तो चरखा कैसे समझाएं तुम? तुम्हारी बुद्धि का क्या भरोसा। चलिए, हाइवर इंडियन, चलिए मतलब क्या, चलिए सुनिए। अब चले बोले पता है, मुंडी उठाई बच्चे गायब सारे, ऐसा थोड़ी होता। मैं आप लोग को होमवर्क है ना, पिक खींच के व्हाट्सएप करता हूँ, ठीक है। हाइवर इंडियन टेक्सटाइल कंटिन्यूड टू डोमिनेट वर्ल्ड ट्रेड till the end of the 18th century. European trading companies
The Dutch, the French, and the English made enormous profits out of this flourishing trade. These companies purchased cotton and silk textile in India by importing silver. ब्रिटेन के लोग यहां से चांदी या सिल्वर इंडिया वालों को देते थे, सिल्वर कॉइन, और वहां से भारत के व्यापारियों से वो कॉटन लेकर के आते थे। ब्रिटेन के, फ्रांस के, डच मतलब कि नीदरलैंड वाले, और साथ ही साथ जो पोर्तुगीज थे। जब उन लोगों ने 1757 से जीता नहीं था जब तक, तब तक की बात है। ज्यादा लग रहा है बेटे? मुंह ऐसे बना रही है जैसे कि कब, जैसे अभी लॉन्च हो जाएगी इसे रॉकेट की तरह। चलिए ठीक है, कल इसको खत्म कराते हैं, आज थोड़ा बच्चों को गाइड करने में टाइम लग गया।